पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है? अगर मान ली कि एक चार्ज ये Q1 है और दूसरा चार्ज ये Q2 है, राइट? तो ये द फोर्स विच वन चार्ज कैन exert on the other is equal and opposite to the force which other charge exert on the first, राइट? लिख लीजिए द फोर्स जैसे ये Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, अगर रिपल दोनों सिमिलर है तो इधर लगाएगा, तो इतना ही जैसे ये F12 से हम करें, राइट, या इसको F21 से करें, फोर्स exerted on 2 by 1 will be equal to फोर्स ये 1 2, फोर्स exerted on 1 by 2 ये हो जाएगा। और देखिए इसका नेचर दोनों का अपोजिट हो जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में ही होता है कि द फोर्स विच वन चार्ज कैन exert on the other, the force which one charge can exert on the other is equal and opposite to the force which the other charge can exert on the first, right? अब इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, और देखिए ये प्रॉब्लम है, आप लिख लीजिए प्रॉब्लम कि 2 चार्जेस 1 कूलम एंड 5 कूलम, 2 चार्जेस 1 कूलम and 5 coulombs and masses 1 kg and 5 kg respectively were kept at distance D. The distance between 2 charges is D, right? Are kept at a distance D apart. The ratio of forces acting between them. The ratio of forces acting between them is 1:5. नंबर 2 है 5:1. नंबर 3 है 1:1 एंड नंबर 4 है none of these, राइट? ये दिया हुआ है, देखिए 1 कूलम और 5 कूलम के 2 चार्जेस हैं जिनका मास 1 कूलम का 1 kg है और 5 कूलम का 5 kg है। इन दोनों को डी डिस्टेंस पर रखा गया है। नाउ पता कि द रेशियो ऑफ फोर्सेज, ये इस पर जो फोर्स लगाता है उसका और ये इस पर जो फोर्स लगाता है उसका रेशियो क्या होगा? तो हमने बताया कि फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। देखिए इसमें ये मेडिकल में बहुत बार पूछा है और बहुत बच्चे ये आंसर देंगे, कुछ बच्चे ये आंसर देंगे, ये ऐसा मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए केयरफुली आप सोचिए कि फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। आपको फोर्स के लिए 2 फार्मूला तो लगाया नहीं गया है कि Q1 पर बताया नहीं गया Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, इसलिए ये फोर्स के लिए एक और एक फार्मूला है। तो ये 1 कूलम 5 कूलम पर जितना फोर्स लगाएगा, अगर सपोज वो F है तो ये 5 कूलम भी 1 कूलम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, और इसलिए जब रेशियो ऑफ फोर्सेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? A/F, दिस इज A/F और A/F क्या हो जाएगा? 1:1। तो रेशियो ऑफ फोर्सेज हो जाएगा 1:1। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इसी में एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशंस। पहले इसको हम काउंट करेंगे, देन इसको। तो हमको A1/A2 कैलकुलेट करना है, A1/A2, राइट? तो अब क्या हो जाएगा? A1/A2 की जब बात करेंगे तो फोर्स तो दोनों परसों में A1 क्या होगा? फोर्स बाई M1, और M1 कितना है? 1 kg। तो दिस इज फोर्स बाई 1 kg, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज फोर्स तो इक्वल ही है बाई 5 kg, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए दिस इज A/1 हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा? F, और ये हो जाएगा 5, तो ये कट गया, दिस इज 5:1। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? दिस विल बी एक्सीलरेशन के केस में ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स इज कंजर्वेटिव। यू राइट थर्ड पॉइंट ऑफ Coulomb's law. The electrostatic force
is conservative. The force is conservative. कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन में आपको बताया जा चुका है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्सेज है जिसमें वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड बाय द बॉडी. देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज फॉर विच work done is path independent. Work done is path independent. That is, work done does not depend on the path followed by the body, and it depends on initial and final position of the object. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव होते हैं. और जो बाकी जो फोर्सेज होते हैं नॉर्मली जो वर्क डन क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा. ये किसके लिए है? दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, राइट. दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं. सपोज ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर एच हाइट पर कोई ये मास की बॉडी. ऐसे आप ये खेल रहे हैं जो बच्चे खेलते हैं पार्क में. ये एम मास की बॉडी है या कोई बॉय है, ये मान लीजिए ऐसे आ रहा है इस पाथ से, और इस पाथ में वर्क डन W1 है. फिर वो यहीं से दूसरे पाथ से आ रहा है ऐसे स्लिप करने के लिए पार्क में जो बनाया रहता है. मान लीजिए ये है आपका W2 वर्क डन इसमें, और थर्ड ये ऐसा ही पाथ है जो लॉन्गेस्ट है और इसमें वर्क डन हो रहा है W3. देन आपको रिलेशन बताना है कि क्या होगा रिलेशन. आपको रिलेशन बताना है कि W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3. सेकेंड ऑप्शन है W1 is greater than W2 is greater than W3. थर्ड ऑप्शन है W1 is equal to W2 is equal to W3, एंड फोर्थ ऑप्शन है none of these. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब हमने बताया कि यहाँ पर ये ऑल स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर सारे जगह फ्रिक्शन 0 है, राइट. तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा. देखिए, इसका जो ये mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और एच वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mg h. और सारे केस में इक्वल होगा, चाहे इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, राइट. अब कंजर्वेटिव फोर्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी तरह का कंजर्वेटिव है. तो एक लिखिए प्रॉब्लम. ए पॉइंट चार्ज Q, एक प्रॉब्लम लिखिए. A point charge Q, small q, is moving in the circle of radius r. A point charge Q is moving in a circle of radius r. In a circle of radius r about a point charge capital Q. सेंटर पे है, राइट. प्रॉब्लम है ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज मूविंग अराउंड ए कैपिटल Q एट द सेंटर इन ए रेडियस ऑफ r. द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. ऑप्शन दिया हुआ है वर्क डन W के लिए, ये दिया हुआ है कि दिस इज 1 k is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन इज K Q1 Q2 बाई R, और यहां पर ये दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के इसको कर देते हैं, राइट. सॉरी, ये बाई R², ये ऑप्शन दिया हुआ है. नाउ थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज K Q1 Q2 बाई RQ, राइट. तो इसमें देखिए
हम आपको बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज में होंगे, सपोज ये माइनस है तो फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, राइट। और अगर दोनों सिमिलर होते तो फोर्स अवे लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो इस केस में हम देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है? एफएस कॉस, अब ये एंगल तो 90 हमेशा 90 डिग्री रहेगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसलिए देयरफॉर दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा? cos 90 जीरो होगा और ये क्या करेगा? इसको ये पूरा जीरो बना देगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। राउंड ट्रिप के लिए देखिए, राउंड ट्रिप के लिए कभी कभी पूछता है कि द वर्क डन बाई दिस फोर्स फॉर ए राउंड ट्रिप, तो लोग ये कहते हैं कि राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया राउंड ट्रिप में। अगर मान लेते हैं कि हाफ ट्रिप के लिए पूछे तो भी वर्क डन जीरो होगा, जबकि एंगल 90 डिग्री है। क्वार्टर के लिए पूछे या किसी आर्क के लिए पूछे तो भी वर्क डन जीरो होगा। हर हाल में वर्क डन जीरो होगा, राइट। तो हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इट इज कंजर्वेटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज force is a two body, the fourth point is force is two body interaction. Force is two body interaction. Two body interaction का मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कभी चेंज नहीं होगा थर्ड चार्ज के प्रेजेंस होने से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, और यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पर Qn चार्ज है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर Q चार्ज रखा है। तो इस Q पर लगने वाला फोर्स देखिए कि ये Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला फोर्स, अगर सपोज ये F1 है, इस पर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स अगर ये F2 है, Q3 के द्वारा लगने वाला फोर्स अगर F3 है, ठीक है। तो ये देखिए Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स, Q1 और Q के बीच लगने वाला फोर्स ये किसी अदर चार्ज के प्रेजेंस पर नहीं डिपेंड करता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस नहीं, सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, राइट। दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू, लिखे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, a number of point charges is resultant of force due to individual point charges। और तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि F वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn, सबका वेक्टर सम होगा। द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल चार्जेस, राइट। अब जैसे इसको एक प्रॉब्लम से क्लियर, ये एक प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा ये। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। ये प्रॉब्लम है कि एक स्क्वायर है ठीक है, जिसका साइड है A, एक साइड है A, साइड ऑफ स्क्वायर इज A, और यहाँ पर रखे गए चार्जेस +4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा गया है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा गया है +2 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पर रखा गया -4 माइक्रोकूलम, राइट। ये दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। यहाँ पर इस चार्ज पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा उस फोर्स को कैलकुलेट करना है आपको कि F इज इक्वल टू 1। अभी देखिए इस फोर्स की जब बात करेंगे, ये चारों फोर्सेज ये स्क्वायर के वर्टिसेज पर रखे गए हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा। अब बहुत ही सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन तीनों चार्जेस के चलते इस पर नेट फोर्स निकालेंगे
और उसका वेक्टर सम। अब ये -4 क्यों है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये इसको इधर अटैक करेगा, इसको हम मानते हैं F1, राइट। ये देखिए प्लस ये -2 क्यों है, ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम मानते हैं F2। और ये देखिए ये जो है 2 माइक्रोकूलम, ये क्या करेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये रिपेल करेगा, प्लस है तो ये लगेगा इधर, इसको हम मानते हैं F3, राइट। और F1, F2, F3 ये तीनों का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F1, F2, F3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैसे, देखिए F1 कितना हो जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू K ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लेते हैं, एंड दिस इज अट्रैक्टिव है मैग्नीट्यूड, तो वही होगा, कितना हो जाएगा, दिस इज Q1 Q2 माइक्रोकूलम स्क्वायर में ही रहने देते हैं, ये यूनिट क्या हो जाएगा, तो दिस इज Q1 Q2 4 into 4 क्या हो जाएगा 16/A², और ये क्या हो जाएगा यूनिट आपका, ये माइक्रोकूलम स्क्वायर है, ठीक है ना, Q स्क्वायर हो जाएगा माइक्रोकूलम स्क्वायर बाई A², ये 16/A² हो जाएगा। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा, F2 देखिए 2 4 8, दिस इज K 8/A², एंड F3 कितना हो जाएगा, F3 विल बी इक्वल टू K, देखिए 4 into 2 8, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये है तो ये क्या हो जाएगा A√2, तो A√2 का होल स्क्वायर दैट इज ये 2A² हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये 4 कर देगा 4/A², दिस इज K into 4/A², राइट। अब ये देखिए आपको हम ये सबसे छोटा फोर्स है K 4/A², तो हम इसको मान लेते हैं F, इसको मान लिया हमने F, 4K/A² को मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2F, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4F, राइट। अब देखिए ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, इस पर जो लगने वाले चारों फोर्सेज हैं वो कैसे हैं, देखिए वो चारों फोर्सेज लगने वाले ऐसे हैं कि एक फोर्स इधर एक एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, F2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 2F, राइट। दूसरा फोर्स इधर लग रहा है इस वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये कितना है F1, एंड दिस इज इक्वल टू 4F, राइट। और यहां से 45 डिग्री पर ये देखिए ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री पर ये एक फोर्स लग रहा है F3, जिसका वैल्यू है कितना F, राइट। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमको, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फोर्स है हमारा, इसको रिजोल्व कर लेते हैं दो पार्ट में। इसको देखिए, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जिधर एंगल दिया है कितना आ जाएगा cos, तो इधर क्या हो जाएगा F cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा A/√2, राइट, F cos 45 डिग्री। और ऊपर में क्या हो जाएगा F sin 45 डिग्री, इधर हो जाएगा दिस इज F sin 45 डिग्री, और संयोग से sin 45 भी कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये भी हो जाएगा F/√2, राइट। अब चलिए सिग्मा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव है 2F, तो दिस इज 2F माइनस ये कितना हो जाएगा F/√2, राइट। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर दिए, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये देखिए ऊपर में कितना है F/√2 माइनस 4F, यानी इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, देखिए, और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अब देखिए, अब इसका जो नेट फोर्स हम देखेंगे, नेट फोर्स हमारा क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर ये सिग्मा FX यहाँ है, ऐसे है, दिस इज सिग्मा FX, और सिग्मा FY क्या है हमारा यहाँ पर है ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और रिजल्टेंट हो जाएगा, देखिए हमारा R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FX स्क्वायर प्लस सिग्मा FY स्क्वायर। आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये डायरेक्शन अगर थीटा है, ये डायरेक्शन अगर थीटा है यहाँ से, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FY डिवाइडेड बाई FX, और ये जो थीटा आएगा, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स FY बाई FX,
और ये कहां से होगा, इस हॉरिजॉन्टल से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। आइए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का लिटरेचर लिखें पहले आप लोग। प्रॉब्लम की 8 equal charges are placed at the corner of a cube of side A. What force act on any of the charges? Right? ये देखिए, ये है आपका एक क्यूब है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया आपका, राइट। This is x axis, this is y axis and this is z axis, राइट। ये दिया हुआ, सबका साइड ए दिया है, इशारे का साइड ए दिया हुआ है, और ये ओरिजिन है 0 0 0, ये ओरिजिन है, राइट। अब ये देखिए, ये इक्वल चार्जेस मान ली कि सब जगह क्यू क्यू रखे गए हैं, सारे जगह क्यू रखे गए हैं, क्यू 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 ऑन दी 8 वर्टिसेज ऑफ ए क्यूब। तो आपको निकालना है कि इस ओरिजिन पर रखने वाले किसी एक चार्ज पर, तो हम ओरिजिन वाले हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, तो ओरिजिन वाले के लिए निकालते हैं। अब देखिए, हम इससे पहले एक हेडिंग डालिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डालिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अगर जैसे मान ली कि हम कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, अगर मान ली कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर ये Q2 चार्ज है, राइट। यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर ये Q2 चार्ज है। रुकिए, इस चीज को मिटा करके हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको आपको समझाते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डालिए और देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है Z, Y एंड X। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर है X1, Y1, Z1, राइट। और यहाँ पर कोई चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है X2, Y2 एंड Z2, राइट। इसका कोऑर्डिनेट है X2, Y2 एंड Z2, राइट। इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स बताना है हमको कि व्हाट इज द फोर्स। अभी देखिए, मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को हम R12 से डिनोट करते हैं, R12 से। नाउ इसका पोजीशन वेक्टर है ये R1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, दिस इज R2, राइट। अब ये देखिए, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे यही डायरेक्शन में होगा। तो R12 ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अगर यहाँ पर वेक्टर नोटेशन हम लगाएंगे तो दिस वेक्टर R12 कितना हो जाएगा, दिस वेक्टर R12 विल बी इक्वल टू, देखिए, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यही हो जाएगा। दिस इज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और अगर R12 कैप की हम बात करेंगे, R12 कैप की बात करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, ये हो जाएगा हमारा R कैप, जो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, इसी डायरेक्शन में। या इसको हम ईटा कैप से जनरली डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये ईटा कैप ही हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप। ईटा कैप क्या हो जाएगा, R12 डिवाइडेड बाई R12, विच इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। अब देखिए, अभी हमारा एफ क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ या एफ स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हुआ स्केलर फॉर्म में, राइट। और इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे, यहाँ वेक्टर बनाएंगे तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ईटा कैप से, राइट। अब ये देखिए, ये R12, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या है, R12। तो यहाँ पर ये हम करेंगे कि दिस इज, इसको देखिए कैसे लेते हैं, या 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 और ये देखिए R1 कैप को हम ईटा कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड इस R के बराबर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा R12 का होल क्यूब। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम क्या करेंगे Q1 Q2 बाई R लेंगे। अगर जनरलाइज करते हैं कि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये R है, तो हमारा ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R इंटू वेक्टर R क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर वेक्टर R की बात करें तो दिस इज R2 माइनस R1, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 2 माइनस ये, और यहाँ पर वेक्टर R को हम ये लिख दें, सिंपली क्या हो जाएगा दिस इज X2 माइनस X1 I कैप, राइट, प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप, अब प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R। तो इस चीज का हम यूज करेंगे पीछे वाले प्रॉब्लम में। देखिए ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप इसको, एक अच्छा एप्लीकेशन है। तो आइए फिर पीछे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। Now this is x axis, this is y axis and this is z axis। ये दिया गया है कि 8 charges each of value q are placed on the vertices of the cube and you have to find the force act on any of the charge due to rest other, right। तो अब ये मान लेते हैं कि ये चार्ज q जो ओरिजिन पर रखा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसी पर हम चाह रहे हैं कि नेट फोर्स निकालें, राइट। तो देखिए नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, सारे इसको रिपेयर करेंगे इधर में, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला काम हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, राइट। ये एक्स एक्सिस पर दिस इज 1, इस कॉर्नर का नाम हमने दिया 1, राइट। ये इस कॉर्नर का नाम दिया हमने 2 और इस कॉर्नर का नाम दिया हमने 3। तीनों एक्सिस का नाम हमने दिया ऐसे 1 2 3। देखिए सुविधा होती है इससे, तीनों एक्स एक्सिस का नाम दिया 1, इस कॉर्नर का नाम दिया 2 और इस कॉर्नर का नाम दिया 3, राइट। अब ये देखिए जो एजेज हैं, राइट, जो एजेज हैं जैसे एक्स और वाई प्लेन के जो डायगोनल्स हैं, जैसे इसका नाम दिया हमने 4, इसका नाम दिया हमने 4, ये डायगोनल्स हैं। उसी तरह से एक ये डायगोनल है, वाई जेड प्लेन का ये डायगोनल है, इसका नाम दिया हमने 5, राइट। और एक एक्स जेड प्लेन का ये डायगोनल है, इसका नाम दिया हमने 6, राइट। तो ये क्यू तो अंडरस्टूड है, इसलिए बेटर है इसको हम लोग क्यू लिखने की जरूरत नहीं, कॉर्नर का नाम ही हम लोग ये रखें, ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 7वां कॉर्नर होगा दैट विल बी ये डायगोनल ऑफ द क्यू, ये हो गया हमारा 7, राइट। और देखिए वेक्टर फॉर्म में हम ये निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये Q1 Q2, तो ये तो Q स्क्वायर हो ही जाएगा और बाई A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन ये चार्जेज इंटू वेक्टर R, और वेक्टर R क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर R हो जाएगा यहां से ये है तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए चूंकि इस पर ओरिजिन वाले पर लगा रहे हैं हम लोग, दूर वाले पर लगा रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा ओरिजिन माइनस ये वेक्टर, राइट, ओरिजिन माइनस ये वेक्टर, वेक्टर R हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वेक्टर। और इस तरह से हम लोग यहां पर करें कि व्हाट विल बी F1। देखिए सबसे पहले सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालें, राइट। तो 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहां पर 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है एक्स एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, A 0 0,
इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A00, राइट। वाई एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0A0, राइट। जेड एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0A, राइट। ये चीज तो क्लियर हो गया, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया 0A। अब चलिए अब इस प्लेन की बात करते हैं हम। जैसे ये 6 हुआ तो ये एक्जेक्ट प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगा A0A, एक्जेक्ट प्लेन में है तो A0A, राइट। उसी तरह से ये है वाईजेड प्लेन में तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाईजेड प्लेन में है तो 1 0 हो जाएगा 0A। और ये देखिए एक्जेक्ट प्लेन, वाईजेड प्लेन और XY प्लेन, XY प्लेन में ये चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, XY प्लेन में है ये तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, दैट इज A एंड 0। और फाइनली ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 7 का, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना A एंड A। हमने कोऑर्डिनेट असाइन कर लिया। अब हमने आर वेक्टर क्या किया, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन माइनस ओ रिक्वायर्ड वेक्टर। तो अगर ये देखिए 1 है, Q1 के द्वारा इस ओरिजिन पर लगने वाले फोर्स को अगर हम F1 माने 1 कॉर्नर द्वारा तो ये F1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज, ये देखिए KQ बाई KQ स्क्वायर बाई, अभी देखिए तो सीधे A स्क्वायर हो जाएगा। और R वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए R वेक्टर कितना हो जाएगा, ओरिजिन माइनस ये तो 0 माइनस AI कैप, देखिए 0 माइनस A तो दिस इज माइनस AI कैप, राइट, दिस इज माइनस AI कैप। और बाकी 0 माइनस 0 है तो दिस इज ओनली माइनस AI कैप। सिमिलरली व्हाट इज F2, वेक्टर F2 इज इक्वल टू इतना ही हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दिस इज KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और ये देखिए ये F2 है कॉर्नर टू वाई एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस A जे कैप तो दिस इज माइनस A जे कैप और K कैप वाला भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली F3 कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस A K कैप। ये तीनों जो एक्सिस वाले चार्जेस थे इनके चलते फोर्स निकल गया। सिमिलरली अब आइए इस पर हम करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस ये, अगर इसको हम लोग ये करें सिंपली तो देखिए अगर इन तीनों का अगर हम सम लेते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 तो ये कितना माइनस AI कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। तो जाहिर सी बात है कि इनका ये हो जाएगा कि ये सारे कोफिशिएंट सेम है सबके तो माइनस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू AI कैप प्लस AJ कैप, A को भी कॉमन ले लेंगे, ये सॉरी A क्यूब होगा, सॉरी ये यहाँ पर क्यूब रहता है, दिस इज क्यूब तो ये सारे के सारे होंगे A क्यूब, दिस इज ऑल्सो A क्यूब एंड दिस इज ऑल्सो A क्यूब, राइट। अब ये चलिए अब ये सारे कोफिशिएंट इसमें देखिए जो प्लेन की बात करते हैं हम लोग अब XY प्लेन में करेंगे। जैसे ये 3 हुए 4 है हमारा XY प्लेन में, ये A तो ये कितना हो जाएगा A4 इसके लिए कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई, अब देखिए A ये लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा और A स्क्वायर का अंडर रूट तो दिस इज रूट 2A तो ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, राइट, दिस इज 2A स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा AI कैप 0 माइनस AI कैप दैट इज माइनस AI कैप माइनस A जे कैप। देखिए माइनस AI कैप माइनस A जे कैप के वाला तो नहीं होगा। सिमिलरली A5 कितना होगा, A5 का भी कोफिशिएंट यही हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा A5, देखिए ये है 0 ये है तो I वाला 0 हो जाएगा माइनस A जे कैप माइनस A K कैप एंड सिमिलरली ये F6 कितना हो जाएगा, देखिए F6 ये A0A है तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर
और ये कितना है, इसमें ये है, तो दिस इज माइनस ए आई कैप माइनस, देखिए 0 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस के कैप, ये हो गया। और ये जो इनके बीच में ये 7th है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिस F7 विल बी इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई, अब ये देखिए √3 है, तो ये दिस इज 3a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, राइट। अब ये सारे वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, सारे वेक्टर का वेक्टर सम लीजिए, देयरफॉर F क्या होगा। अब देखिए ये सारा चीज, अब इसका काम तो हमारा खत्म हो गया, तो इसको हम बिठा देते हैं। देयरफॉर वेक्टर F क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस वेक्टर F विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे F1 प्लस F2 प्लस F7 सबका वेक्टर सम होगा, राइट। अब ये देखिए F1 F2 प्लस F3, ये देखिए ये तीनों का कोफिशिएंट सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू इंटू, ये कितना हो जाएगा माइनस ए भी कॉमन ले लेता है, माइनस ए, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। तो ये फाइनली हो जाएगा, देखिए ये माइनस ए से ये कट जाएगा, तो ये नोटेशन हो जाएगा हमारा दिस इज, ये माइनस यहां चलाया और ए से कट जाए तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। तो माइनस के क्यू स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया इतना, और प्लस अब देखिए 3 तक तो हो गए, ये देखिए यहां तक हो गए, 4 5 6 ये सबके लिए कोफिशिएंट सेम है, तो कितना हो जाएगा प्लस दिस के क्यू स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए सॉरी, अब यहां पर ये सारे फिगर एक क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये 2√2 क्यूब हो जाएगा, 2√2 ए क्यूब, एंड दिस इज ऑल्सो 2√2 ए क्यूब, एंड दिस इज ऑल्सो 2√2 ए क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3√3 ए क्यूब, राइट। तो अब ये देखिए के क्यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2√2 ए क्यूब, और ये कितना, अगर इसमें से हम ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ये साइन माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए निकल जाएगा आई प्लस जे, देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इंटू ए आ गया यहाँ पर, और इस ए को ए से ये करेंगे तो फिर ये कट करके क्या हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा देखिए A4 F5 ये, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे, दिस इज आई प्लस जे, राइट। और ये क्या हो जाएगा दिस इज जे प्लस के एंड दिस इज के प्लस आई, तो देखिए फिर यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, एंड थर्ड ये हो जाएगा प्लस F7, तो ये ऑलरेडी माइनस इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज माइनस कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 3√3 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इसमें से कॉमन लेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। तो देयरफॉर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर F कितना हो जाएगा, देखिए F कितना हो जाएगा, यहां से हम ये करते हैं, जो कॉमन चीजें हैं उसको निकाल लेते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको निकाल लेते हैं कॉमन। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा सिंपली आई प्लस ए प्लस के, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, यहां पर आई प्लस जे प्लस के, ये भी कॉमन निकल गया, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, राइट, यहां पर बच गया हमारा 1, और यहां पर क्या बचेगा, देखिए यहां पर यहां से 2 मिल रहा है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दिस इज प्लस 1 बाई
√2, दिस इज 1/√2। यहां पर मिल रहा है हमको 1/√2। देखिए यहां से, क्योंकि इसमें 2i + 2j + 2k 2 कॉमन निकलेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे में √2 k² हम कॉमन लिया है तो 1/√2 बचा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए i + j + k कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा हमारा 1/3√3, 1/3√3। तो दिस विल बी आंसर। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, और इस चीज को हम लोग समझे, और इस कंसेप्ट को आप रोक करके यू पॉज द वीडियो एंड थिंक कि कैसे आ रहा है वेक्टर मेथड। जो प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ से नहीं बनते हैं वो वेक्टर मेथड से बहुत ही आसान हो जाते हैं, और इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस, नाउ दिस 5 पॉइंट इज limitations of Coulomb's law। Limitation मतलब what are the condition in which Coulomb's law is not applied, right? तो नंबर 1 पहला कंडीशन है कि Coulomb's law is applicable only for point charges and not for extended objects, right? Number 1, Coulomb's law is applicable only for point charges. It is applicable only for point charges and not for extended objects। तो ये point charges में applicable होगा और extended object में नहीं applicable होगा। क्यों? अब जैसे इसमें आता है कि क्यों ऐसा होगा कि भाई point charges के लिए ये है, तो बेटर है इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ये कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा कि वाई कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। आपको एक प्रॉब्लम दे रहा है कि जैसे मान ली कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इन पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? इन पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, यहां लिख रहा है दिस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², राइट। अब ये देखिए यही चार्ज यही चीजें एक ऐसे फोर्स पर हम लग रहे हैं, एक 2 स्फीयर पर रख ले रहे हैं, लार्ज स्फीयर है जिनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी भी R है। इस स्फीयर पर चार्ज Q1 है और इस स्फीयर पर चार्ज Q2 है, यही दोनों चार्जेज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहे हैं। तो क्या इस केस में, राइट, इस केस में अगर मान लिए कि इस केस में लगने वाला फोर्स F है, इस केस में दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, तो सेकेंड केस में, इस केस में बोल रहा है कि जो ये सेकेंड केस में इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो ये जो है, अगर ये F' है, इस केस में लगने वाला फोर्स अगर F' है, तो पहला ऑप्शन है कि the Coulombic force between the charge sphere is, यानी F' is, ये F' is equal to F। दूसरा ऑप्शन है F' is less than F। थर्ड ऑप्शन है F' is greater than F, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। इसमें से क्या सही होगा, राइट? तो आप जस्ट सोचिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, राइट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसमें सोचिए कि व्हाट वुड बी अगर ये सारा चीज आइडेंटिकल है, क्योंकि देखिए ये मानते हैं कि जो स्फीयर पर चार्ज होता है उसका बिहेवियर होता है कि द होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। नॉर्मली यही होता है कि द होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये तो ऐसा क्यों नहीं होगा? अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये चार्जेस दोनों में दिया हुआ है कि ये दोनों प्लस क्यू है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, राइट? तो अब जब पॉजिटिव नेचर के हैं तो जाहिर सी बात है कि शुरू में अगर ये स्फीयर नहीं होगा तो ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दोनों पर, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज्यादा हो जाएगा और इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन
बहुत ही कम होगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज्यादा हो जाएगा और इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा। तो ऐसा रहेगा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूर हो गया है, यानी दिस विल बी द आर इफेक्टिव। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द आर इफेक्टिव, कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस केस में दूर दूर हो गया है। और जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा तो एफ डैश क्या हो जाएगा, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर, और आर डैश ज्यादा है तो एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, एफ से कम होगा। तो दिस एफ डैश इज लेस देन, ये ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, राइट। अब इसी में अगर ये करते कि अगर ये निगेटिव चार्जेज हो जाता, अगर ये मान ली कि ये भी माइनस क्यू होता, ये भी माइनस क्यू होता, तो क्या कोई अंतर पड़ता, निश्चित अंतर पड़ता, यही होता। निगेटिव चार्ज के केस में भी यही ऑप्शन होता। लेकिन अगर मान ली कि ये निगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, ये दोनों डिसिमिलर चार्जेज होते, तो उस केस में क्या होता, देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये क्या होता है, ये सारा निगेटिव चार्ज हमारा इधर आ जाते और पॉजिटिव चार्ज भी सब इधर खींच जाते, इधर का कंसंट्रेशन कम हो जाता पॉजिटिव चार्ज का। और ऐसे केस में ये लगता कि इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई है। तो अगर चार्जेज अपोजिट नेचर के रहेंगे, अगर चार्जेज अपोजिट नेचर के रहेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस घट गई तो आर डैश कम हो जाएगा, इसलिए एफ ज्यादा हो जाएगा, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एफ। तो ये हो जाएगा जब सिमिलर नेचर हुए, व्हेन सिमिलर नेचर, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश इज लेस देन एफ। और जब हो जाएगा डिसिमिलर नेचर, डिसिमिलर नेचर, तो ये केस हो जाएगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये नेक्स्ट इसका एक और हम ये दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज में, तो एक ऐसा हम ये कर रहे हैं आपको कि देखिए एक चार्ज रोड है, एक अगला क्वेश्चन लिखिए, एक चार्ज रोड है जिस पर चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका लेंथ एल है, और यहां से डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू है। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस। ये चार्ज रोड है, ये चार्ज रोड और ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा वही आपको काम करना, कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि अब देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि क्या कूलम्ब्स लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर डिस्टेंस लेंगे दो चार्जर के बीच में तो क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे कि ये लेंगे कि एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। और हर जगह हर डिस्टेंस पर फोर्स वैरी करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि यहां से देखिए ऐसे केस में हम हमारा बेसिक अप्रोच ये होगा कि कहीं पर भी एक यहां से एक मान लीजिए कि एलिमेंट्री चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, इसका लेंथ, और इस पर हम मान रहे हैं कि इसका लेंथ हो गया dx, और इस पर चार्ज हम मान रहे हैं dq कि dq चार्ज है, और यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज q, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ dq कैलकुलेट करें तो dq क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, यानी अगर q लेंथ पर, ये l लेंथ पर चार्ज q है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, q बाई l, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा q बाई l, और लेंथ कितना है इसका dx, तो dq कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा dq इक्वल टू q बाई l इंटू dx, राइट। अब चलिए, अब इन दोनों के बीच में इस dq ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है और ये q भी एक पॉइंट चार्ज की तरह है, तो इसमें लगने वाले एलिमेंट्री, ये जो है एलिमेंट्री चार्ज इसको dq हम कर रहे हैं, तो इसमें इन दोनों जब dq और q के बीच लगने वाला फोर्स अगर df है